हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द निम्बस लर्निंग। मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। सो माय डियर, आज जो अपना सेशन रहने वाला है वो हम देखने वाले हैं कि जो EMH विद द NHPC JEE एग्जामिनेशन। जो हम सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है समझते हैं। व्हाट इज द EMH? EMH का मतलब ये है सर कि जो भी आपके जो NHPC JEE एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए थे, है ना, दे आर ऑल द सेम एज द और कंटेंट। अगर हम कंटेंट की बात करें, अगर इंजीनियर्स एकेडमी के कंटेंट की बात करें, तो हम इस पर्टिकुलर सेशन में जो कवर करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि जो आपका निम्बस लर्निंग जो एप्लीकेशन है उसमें जो पेड कोर्स हम चलाते हैं उसमें से कितना कंटेंट मैच कर रहा है, जितने भी क्वेश्चंस जेईई में आए थे, एज वेल एज हम बात करने वाले हैं जो भी हम क्रैश कोर्स चलाते हैं एट द निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल। क्लियर? वहां से कितने क्वेश्चन आए थे। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो जो MCQ बुक है हमारी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो MCQ बुक है 5000 प्लस क्वेश्चंस जो है उसमें है माय डियर, तो उनमें से भी कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हूबहू रिपीट हुए हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमने जो पढ़ाए थे, हमने जो कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, क्या वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो वो हम इस चीज से, इस पर्टिकुलर सेशन में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आया था वो ये है। क्वेश्चन एक आया था, इज आर cause due to the release of gases during the pouring which consist of a small gaseous cavity। और आपको 4 ऑप्शन दिखाई दिए थे, पिन होल, सैंड वॉसेस, हॉट टीयर्स एंड सैंड ब्लो। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आया होगा सर, इट इज अबाउट द कास्टिंग डिफेक्ट। और हमने हमारे जो पेड कोर्स है उसमें क्लियरली डिस्क्राइब किया है माय डियर। मैंने इस चीज आपको बताई होगी, जिसने भी पेड कोर्स में ज्वाइन किया होगा, मैंने बताया था अगर हम कास्टिंग के गैसियस डिफेक्ट्स की बात करें, अगर हम कास्टिंग में गैसियस डिफेक्ट की बात करें, देयर इज वन काइंड ऑफ डिफेक्ट, इसे बोलते हैं अपन पिन होल पोरोसिटी, which is caused because of what? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है सर? जैसे ही आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो स्प्रू के होते हुए, रनर से होते हुए इस कैविटी में एंटर करती है, और जैसे ही आपका जो मोल्टन मेटल है वो सॉलिडिफाई होता है, तो गैसेस जो है, जो हाइड्रोजन गैस है, वो इस कैविटी से बाहर निकलने लगती है। और जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है, जिस पाथ से वो निकली है उस पाथ पे क्या करती है माय डियर? छोटे छोटे दाने लगा देती है। तो आप सॉलिडिफाइड कास्टिंग को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं माय डियर? पिन होल पोरोसिटी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इस लेक्चर में दिया था, जिसका हम देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है हमारे कॉन्सेप्ट से मैच किया है। जिसने पढ़ा होगा उसने एग्जैक्टली क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लिया होगा। इट इज बेसिकली कॉल्ड एज पिन होल पोरोसिटी। तो हमने इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रखा था। सो नाउ इसका आंसर हो गया आपका पिन होल पोरोसिटी। नाउ सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट्स बेसिकली व्हाट योर EMH। सो नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बोल रहा है द वेल्ड एरिया फॉर्म्ड बाय द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। यस एवरीबॉडी, हमने इस बात की चर्चा की है, हमने स्पॉट वेल्डिंग की चर्चा की है हमारे, जिसमें देखा हमने कि जो आपके, मैं कह सकता हूँ जो प्लेट्स हैं, जो आपकी प्लेट्स है, ये अगर आपके लैप जॉइंट में हो और ये आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर इसको हम हाई करंट दें, लो वोल्टेज दें, हाई करंट दें, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका नगट फॉर्म होता है। इस बात की हमने चर्चाएं की है और कहीं ना कहीं हमने देखा है, जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज फोर्ज वेल्डिंग बेसिकली व्हाट, ये हम समझ सकते हैं। ये क्या है आपका? एक हाई प्रेशर जब लगाते हैं अपन तो क्या बनता है आपका? एक वेल्ड नगट बनता है, एक आई कैन से नगट बनता है। इस नगट का जो हाइट है वो और डायमीटर जो है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इतना तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ओनली इतना सा आपको दे रखा है, जो वेल्ड एरिया फॉर्म्ड होता है इन स्पॉट वेल्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं? इट्स वेरी सिंपल माय डियर, इसे हम कहते हैं नगट। इट इज क्लियर? सो नाउ So again the question is basically from our notes, is exactly similar from our notes। जिसने भी नोट अच्छे से पढ़े होंगे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आराम से बना लिए होंगे। So now coming to the next one। So next question की बात करते हैं, arrange the process in increasing the order of strength of their joint। जहाँ पे कुछ joint दे रखे हैं, just like your bracing, welding and soldering।
इन तीनों ही जॉइंट में से किसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने जब बात की थी कि सोल्डरिंग एंड जो ब्रिजिंग है वो वेल्डिंग से डिफरेंट कैसे है, तो हमने एक पॉइंट यहां पर डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज लेस देन बेस मेटल, जबकि हमने वेल्डिंग में डिस्कस करते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट है वो आपका बेस मेटल से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। बट हम कह सकते हैं कि सोल्डरिंग और ब्रिजिंग में ऐसा नहीं होता है। तो बट ऑब्वियसली माय डियर, जो आपकी वेल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, एंड फिर आपका ब्रिजिंग का, और फिर आपके सोल्डरिंग का। तो इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर। हमने जब सोल्डरिंग एंड ब्रिजिंग डिस्कस किया था तो बिल्कुल क्लियरली हमने चीज बताई थी आपको कि भाई अगर आपका वेल्डिंग है तो उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। फिर हम बात करें उसके बाद आपका ब्रिजिंग का होगा, और लास्ट में आपका होगा माय डियर किसका, सोल्डरिंग का। तो ये सोल्डरिंग एंड ब्रिजिंग के बारे में जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको लिखवाए थे, और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन में, आपके बेसिकली एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं आपने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। नाइस वन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर। is used to minimize the splash and turbulence when the metal is flown into the down sprue। हमने कई बार बातें की है इस पर्टिकुलर कास्टिंग के बारे में। हमने देखो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है, अ फनल शेप्ड कैविटी। जब मैं गेटिंग एलिमेंट्स की बात करता हूं सबसे पहला आता है आपका पोरिंग बेसिन। यस एवरीबॉडी, पोरिंग बेसिन की अगर हमने बात करते हैं तो उसका मैंने एक पॉइंट भी लिख रखा है हमारे, तो आपको नोट्स लिखाए थे तो मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट लिखाया था, अ फनल शेप्ड कैविटी इट इज कॉल्ड द पोरिंग बेसिन इज प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ स्प्रू चैनल सो दैट turbulency of metal reduces before it enters to the sprue channel। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है कि भाई इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज, या मिनिमाइज लिखा है या मैं रिड्यूस लिखा है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द स्प्लैश एंड टर्बुलेंस व्हेन द मेटल इज फ्लोन इनटू द स्प्रू। तो यही मैंने बात आपको लिखा है पोरिंग बेसिन में, और यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है। तो विच वन इज करेक्ट आंसर, पोरिंग बेसिन इज द करेक्ट आंसर। जो नोट्स में आपको लिखाया गया है इट इज बेसिकली पिक्चर्स फ्रॉम आवर पेड कोर्स। जो भी पेड कोर्स हम निम्बस लर्निंग पे देते हैं माय डियर, उसके ही पेड कोर्स में जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, लाइव लेक्चर्स आर देयर जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसका ही जो फोटोज है वो आपके सामने दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है उनके एज इट इज नोट्स में से कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। और यही हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का एम है कि बस आपको दिखाना कि कहीं ना कहीं हम जो नोट्स बच्चों को लिखवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑथेंटिक है, और उससे ही जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हूबहू बनते हैं। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इज केमिकली एक्टिव एट सोल्डरिंग टेम्परेचर एंड promotes the wetting action required for the successful joining। देखिए माय डियर, सोल्डरिंग की बात चल रही है ना, आपके सोल्डरिंग की बात चल रही है और सोल्डरिंग टेम्परेचर की बात चल रही है। जब भी मैं क्लास में, जब भी मैं माय डियर पीबी और एसएन डायग्राम पढ़ाता हूं, जब मैं आपको मटेरियल साइंस में पीबी एसएन डायग्राम की चर्चाएं होती है, तो आपके इस पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको ए पॉइंट, वो मैं आपसे बात करता हूं। इट इज बेसिकली कॉल्ड एज यूटेक्टिक पॉइंट। और यूटेक्टिक पॉइंट का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है इजी मेल्टिंग। बिकॉज व्हाट, बिकॉज यहां पे आप देख सक रहे हैं इस पर्टिकुलर ओनली सिंगल पॉइंट ए पॉइंट है जहां पे आपका सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रहा है माय डियर, डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है माय डियर आपका लिक्विड में। क्लियर? सो मतलब बहुत कम 183 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। इजी मेल्टिंग इज देयर। इसलिए हम क्या करते हैं सोल्डरिंग में माय डियर अपन PbSN को काम लेते हैं, लीड और टिन को काम लेते हैं। बिकॉज हमने जब लीड और टिन का फेस डायग्राम बना के अगर हम देखें तो हम ये समझ पा रहे हैं सर कि लीड और टिन में हम बात करें 62% टिन मिला है और रिमेनिंग अगर अपन लीड मिला है तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे आपका 183 डिग्री सेल्सियस पे एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, और उस पॉइंट पे आपकी इजी मेल्टिंग होती है। अगर आपकी इजी मेल्टिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम उसे सोल्डरिंग में आसानी से इस्तेमाल ले पाएंगे। बिकॉज soldering is basically used for what, welding of the small इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब वहां पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, इसलिए हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो क्या हो,
कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाए और वहां पे उस पर्टिकुलर जॉइंट, उस पर्टिकुलर दो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। इसलिए हम PbSn काम में लेते हैं, लीड और टिन काम में लेते हैं। इसका परसेंटेज भी मैं यहाँ पे लिखा रखा हूँ आपको। तो क्वेश्चन तो सिर्फ इतना पूछा है सर, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है कि इनमें से कौन सा अपन सोल्डरिंग में काम लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, लीड और टिन काम में लेते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है टिन। सो इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर। जब भी अपन सोल्डरिंग की बात करते हैं तब भी मैं आपको समझाता हूँ, और जब भी अपन PbSn लीड और टिन फेस डायग्राम की बात करते हैं तब भी मैं आपको ये चीज क्लियरली समझाता हूं कि क्यों अपन लीड और टिन का ही काम ले रहे हैं सोल्डरिंग में। इट इज क्लियर। तो आई थिंक जिसने भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो गया होगा और आपने बिल्कुल सही से आंसर लगाया होगा। और ये चीज़ें हमने कई बार जो मटेरियल साइंस के क्रैश कोर्स है जो कि हमने निम्बस लर्निंग पे लिए हैं उसमें भी मैंने ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कार्बाइड्स इन द फेरस स्टील। ये भी हमारे एक लेक्चर का ही बेसिकली जो नोट्स हैं वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखें ज़रा, हमने साफ साफ बात की है, मैंने ये पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से नोट किया था आपके नोट्स में। वो ये है, आउट ऑफ द वेरियस एलोइंग एलिमेंट निकल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम डू नॉट फॉर्म एनी कार्बाइड, whereas मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, molybdenum, vanadium, titanium and niobium have increasing the carbide stability। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, which one of the following does not, नहीं बना पाएगा, does not form any carbide, लेकिन वेनेडियम, molybdenum, क्रोमियम तो बना पाएगा। क्लियरली मैंने आपको इस पर्टिकुलर नोट्स में लिखाया है, तो इजीली आप आंसर दे पाएंगे सर। कोबाल्ट ऐसा है जो कोई कार्बाइड आपका नहीं बना पाएगा। एग्जैक्टली लाइन आपके इस नोट्स में लिखी है और एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर में पूछ लिया है। इट इज क्लियर। सो माय डियर, NHPC में कम से कम आपका 40% जो पेपर था वो किसका था, आपके प्रोडक्शन का था। उसमें भी कास्टिंग और वेल्डिंग से भर के क्वेश्चन आए थे और हर एक क्वेश्चन माय डियर नथिंग बट 95 क्वेश्चन मैं कह सकता हूं सर अपने जो नोट्स हैं उसमें से रिपीट हुए थे या उसी कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और वही हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। यस, सो विच वन इज करेक्ट आंसर, कोबाल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। Yes, it is again very simple question. In which of the following heat treatments in the cooling carried out only in furnace where it is heated। अरे भाई, जब हमने हीट ट्रीटमेंट शुरू किया था और पहला ही मैंने आपको बताया था एनेलिंग। देखें, एनेलिंग की थ्योरी पढ़ते हैं। इन द फुल एनेलिंग प्रोसेस द कंपोनेंट इज हीटेड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस above the upper critical temperature line where हाइपर इलेक्ट्रोड स्टील जो है अबाउ द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ये तो बात हुई हीटिंग का, बिकॉज इन द ऑल द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है आपका हीट करना, होल्ड करना और कूल करना। कूल कहाँ करना है सर एनेलिंग में, वो भी हमने क्लियरली मेंशन किया है सर। नाउ द कंपोनेंट इज लेफ्ट एट द टेम्परेचर until the temperature at surface and center becomes equal, therefore the specimen is slowly cooled in the furnace itself। slowly cooled in the furnace itself। मैंने यहाँ पे आपका एक बॉक्स भी बनाया है, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियरली आपका क्वेश्चन आया है कि किस पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आप फर्नेस में कूल करते हो, तो एग्जैक्टली आपका फुल एनेलिंग या कह सकते हैं अपन एनेलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं, या मैं कह सकता हूँ आपका फर्नेस में कूल करते हैं। सो इट इज एग्जैक्टली मैच विथ आवर नोट्स। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बाय द वे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग की बात चल रही है और DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलरिटी। यस, मैंने आपको एक टेबल बनाई थी और समझाया भी था। देखें क्या लिखा है, स्ट्रेट पोलरिटी DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव या फिर डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। ये टेबल बनी है, आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने 2/3 हीट एट द रेट ऑफ वर्क पीस एंड 1/3 हीट एट द इलेक्ट्रोड। साफ साफ लिखा है। यहाँ पे क्या पूछा है कि भैया which one of the following is true for the TIG welding। 66% heat is generated at the workpiece। देख सकते हैं in TIG welding या मैं कहूँ in any of the welding process, in arc welding process हम कह सकते हैं क्या, straight polarity DCEN। देखो लिखा है DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसमें 2/3 हीट कहाँ होती है, वर्कपीस में, मतलब 66% हीट कहाँ आती है माय डियर, वर्कपीस पे साफ लिखा है 66% जनरेटेड एट द वर्कपीस। अगर आपने वेल्डिंग को बड़े ही अच्छे से
आपने पढ़ा होगा, जो जो मैंने नोट्स लिखा है उसको ही अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपके 95 to 96% क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व आउट हो गए होंगे। इट इज़ बेसिकली आवर EMH। हमने बिल्कुल अच्छे से बच्चों को बताया और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। यस, क्वेश्चन नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यस, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने क्लियरली यहाँ पे जब आपको टिग वेल्डिंग पढ़ाई थी तो एक पॉइंट नोट करवाया था माय डियर, थोरियम एंड जिरकोनियम इज एलॉयड विद टंगस्टन टू इंप्रूव द करंट कैरिंग एंड इलेक्ट्रॉन इमिशन कैपेसिटी। चूंकि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम टिग वेल्डिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है माय डियर, आपके टंगस्टन का बना होता है। हम उस टंगस्टन में थोरियम और जिरकोनियम को ऐड करते हैं ताकि टंगस्टन क्या हो, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए और इलेक्ट्रॉन की इमिशन कैपेसिटी वो क्या हो जाए माय डियर, और बढ़ जाए, और कहीं ना कहीं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि क्या हो आपका, अगर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपका, मैं कह सकता हूं क्या, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आपने कम कर दिया था तो क्या होता, मान लो अगर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मान लो कम होता या हम उसमें अगर थोरियम ऐड नहीं करते तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज थी कि वो टंगस्टन वहां पे हीट होके कहीं ना कहीं उस वेल्डेड जोन में एंटर कर जाए। अगर वो टंगस्टन उस वेल्ड पूल में एंटर कर गया होता तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर वर्कपीस को वो ब्रिटल बना दिए होते। इसलिए अपन क्या करते हैं, थोरियम ऐड करते हैं माय डियर। और ये बात मैंने क्लास में भी बिल्कुल अच्छे से बताई है, देख लीजिए, आपको ये पॉइंट लिखा हुआ और आपको पूछा है कि क्या मिलाते हैं अपन, साफ लिखा है, पहला ऑप्शन आपका थोरियम, और यही मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली सेम पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखा रखा है। इट इज क्लियर। सो हमारा मुद्दा यह है माय डियर कि जिसने भी पेड कोर्सेज ले रखे हैं, जिसने भी नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, जिसने भी इंजीनियर्स एकेडमी में एडमिशन ले रखा है, हम एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज़ पढ़ाते हैं माय डियर जो आपके जेई लेवल के एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करती है। और दिस इज बेसिकली व्हाट योर जेई बैच। हमने यहाँ पे पेड ऑनलाइन कोर्स लिया था और वही मैं आपको इमेजेस में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि यस सर, बिल्कुल जो आपने पढ़ाया था, जो अपनी टीम पढ़ाती है, वो एग्जैक्टली आपके नोट से मैच करता है इन द questions in any of the JEE examination. Yes, this is our beauty also. Nice. Now आगे हम बात करते हैं next question, which of the following is not a type of SWSMAW process electrode कोटिंग। इलेक्ट्रोड कोटिंग की बात करें माय डियर, अगर हम इलेक्ट्रोड कोटिंग की बात करते हैं, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये मिग वेल्डिंग की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रोड कोटिंग की बात करें तो इलेक्ट्रोड कोटिंग कितने टाइप की होती है, किस किस मटेरियल की होती है, हमने सब यहां पर डिस्क्राइब किया है कि भाई जो आपका फ्लक्स बनता है उसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो स्लैग फॉर्म करते हैं, जो कि आपका स्लैग फॉर्मिंग करते हैं, या जो बेसिकली फ्लक्स का काम क्या है, आपका आर्क को स्टेबलाइज करना भी होता है। तो ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोड कोटिंग में आपके मटेरियल हैं जो आपके आर्क को स्टेबलाइज करते हैं, हमने उस चीज़ को भी डिस्कस किया है माय डियर। एट द सेम टाइम ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी डीऑक्सीडाइजिंग करते हैं, सभी मटेरियल को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो हम कह सकते हैं सर रूटल नहीं हो सकता, बेसिकली नॉट पूछा है पे ना, फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, तो मार्टेन सेट हम इस पर्टिकुलर कोटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन सभी मटेरियल का हमने अच्छे से डिस्कस किया था और देखा था कि कौन कौन सा मटेरियल हम इलेक्ट्रोड कोटिंग में डालते हैं ताकि क्या हो, उस फ्लक्स की बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो पाए, इंप्रूव हो पाए। क्लियर माय डियर। सो नाउ बढ़ते हैं आगे की ओर। नाउ आगे हम बात करें, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज द वर्च्यू बाय विच द मोल्डिंग सैंड परमिट the escaping of the gases formed during the casting। अरे ये बात तो बिल्कुल सिंपल है सर कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सैंड का जिससे कि वो गैसेस को आराम से एस्केप कर पाए। मैंने अच्छे से आपको डायग्राम बना के क्लियरली बताया था माय डियर कि इसे क्या बोलते हैं अपन, परमिएबिलिटी बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, यहाँ से गैसेस आ रही हैं, ब्लू वन आर द गैसेस, और ये आपके सैंड के मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन्स। और मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको डिस्क्राइब किया था कोर्स ग्रेन की परमिएबिलिटी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, फाइन ग्रेन की कम होती है। हमने परमिएबिलिटी नंबर को भी डिस्कस किया था। यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं गया है, यहाँ पे तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है इस सैंड का जो कि गैस के एस्केप कर दे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, परमिएबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। जिसने अच्छे से नोट्स पढ़े हैं उनको तो बिल्कुल पेपर हलवा लगा होगा सर, बिल्कुल इजी पेपर लगा होगा, बिकॉज एवरीथिंग विच वन गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द पेपर, रिटन इन आवर नोट्स इटसेल्फ। नाउ अब बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट टास्क ऑफ द फ्लक्स इन अ वेल्डिंग आर्क। यस, वेरी गुड। ये बोल रहा है कि वेल्डिंग जो हम करते हैं उसमें जो फ्लक्स है उसका क्या क्या टास्क है। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा टास्क नहीं है, या मैं कहूं कौन सा फ्लक्स का प्रिंसिपल नहीं है, मैं कहूं कौन सा फ्लक्स का एप्लीकेशन नहीं है। तो यहां पे मैंने देख रखा है, देखो, जब मैंने आपको कोटेड इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, जब मैंने आपको कोटेड इलेक्ट्रोड की बातें पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि ये आपका इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर आपका कोटिंग की जाती है, इसे हम बोलते हैं फ्लक्स। और इस फ्लक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस बारे में हमने बिल्कुल क्लियरली बात की थी माय डियर, कि फ्लक्स का काम क्या है। सबसे पहले फ्लक्स का काम क्या है माय डियर, वो यहाँ पे क्या करने वाला है, क्लीनिंग एक्शन करने वाला है, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। और आपका, मैं कह सकता हूं क्या, पहले क्या आपका फ्लक्स मेल्ट करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोड मेल्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपकी आर्क है वो भी क्या होती है, स्टेबलाइज होती है। तो हमने क्लियरली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके फ्लक्स के। इट स्टेबलाइजेस द आर्क, देखो लिखा हुआ है, इट स्टेबलाइजेस द आर्क। क्लियर, देखें फर्स्ट पॉइंट देखें, इट स्टेबलाइजेस द आर्क, और यहाँ पे भी लिखा है इट स्टेबलाइजेस द आर्क। यहाँ पे नॉट पूछा है ना, यहाँ पे माय डियर आपका नॉट पूछा है ना, हमें नॉट देखना है कि कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है कौन कौन सा फ्लक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो देखो, इट स्टेबलाइजेस द आर्क, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। यस सर, जो फ्लक्स है वो आर्क को स्टेबलाइज करता है, बिकॉज आपका जो कोटिंग है वो बाद में मेल्ट होती है। सो सॉरी, आई कैन से आपका जो इलेक्ट्रोड है वो पहले होता है मेल्ट माय डियर, जिसकी वजह से क्या होगा, मैं कह सकता हूँ क्या, आपका जो कोटिंग है वो कहीं ना कहीं उस आर्क को स्टेबलाइज कर देगी। जब आपका इलेक्ट्रोड है वो पहले होगा मेल्ट, आपका फ्लक्स जो है वो बाद में मेल्ट होता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव स्लैग कोटिंग, प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर द वेल्डिंग। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जैसे ही आपका फ्लक्स यहाँ पे बर्न होता है तो क्या होगा, इस वेल्ड जोन के आसपास, देखो साफ आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो लिखा हुआ है शील्डिंग एनवेलप ऑफ गैसेस, शील्डिंग एनवेलप ऑफ गैसेस। तो फ्लक्स का काम क्या है, कहीं ना कहीं एक शील्डिंग बनाना गैसेस का, क्योंकि जैसे ही आपका फ्लक्स मेल्ट होगा वैसे ही मैं कह सकता हूं क्या, यहाँ पे जैसे ही वो जलता है, यहाँ पे एक, मैं कह सकता हूं क्या, एक गैसेस का एनवेलप बनाता है, जो कहीं ना कहीं जो आपकी गैसेस है वो एटमॉस्फेयर से आने वाली जो गैसेस है उसको वेल्ड पूल से, मैं कह सकता हूं क्या, इस वेल्ड पूल में जो मटेरियल है उससे रिएक्शन नहीं करने देती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका फ्लक्स है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनसे भी क्या करती है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। तो ये भी क्लियरली मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, और यही पॉइंट जो है आपके पास आया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली द पॉइंट रिटन इन द क्वेश्चन एंड रिटन इन अवर नोट्स। इट एक्यूमुलेट्स द इम्प्योरिटी, मैंने बताया था आपको कि फ्लक्स का काम क्या है, क्लीनिंग एक्शन करना है। और लास्ट, प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन, और ये भी सेम आपको लिखा है, प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव फिल्म एंड रिड्यूसिंग द स्पैटरिंग। बिल्कुल सही बात है, अगर आर्क आपकी स्टेब्लिश हो गई, देखिए लिखा है इट स्टेबलाइजेस द आर्क, अगर आपकी आर्क स्टेबल हो गई तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर आर्क में स्पैटरिंग भी नहीं होगी, आर्क आपकी डिफ्लेक्ट भी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं सर फ्लक्स जो है कहीं ना कहीं आपकी आर्क को भी स्टेबलिश करता है। यस, वेरी नाइस। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो नोट्स में आपके लिखा गया है फ्लक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, वही आपको जो है एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। क्लियर? सो नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है it serves as the storage of liquid metal for compensating for the shrinkage during the solidification of casting। अरे भाई वाह भाई वाह, क्या ही तो क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ऐसा पर्टिकुलर गेटिंग एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जो क्या करता है, आपके स्टोरेज करता है मोल्ट मेटल का, और कहीं ना कहीं कंपनसेट करता है श्रिंकेज को ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। अरे जब भी हम गेटिंग एलिमेंट शुरुआत करते हैं और राइजर की बात करते हैं, सबसे पहले ही हम इस बात की बात करते हैं कि राइजर का काम क्या है सर, कंपनसेटिंग फॉर व्हाट, टू फेस, आई कैन से लिक्विड श्रिंकेज एंड फेस चेंज श्रिंकेज को कंपनसेट करता है कौन, आपका राइजर। और जैसे ही हम राइजर की बात शुरू करते हैं तो यही पॉइंट आपको लिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मैंने राइजर की बात की है, टॉप राइजर बताया है, साइड राइजर बताया है, टॉप राइजर का काम क्या होता है, साइड का काम क्या होता है, ये सब हमने बातें यहाँ पे की है। सो इट इज क्लियर। सो आई थिंक जिसने भी लेक्चर्स देखे हैं इन अवर पेड कोर्स, एसएससी जेईई एईजेई का जो कोर्स है, किसी ने देखा है तो उन सबको इन क्वेश्चंस के आंसर तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगे। क्लियर? सो नाउ come to the next one. The balloon shaped gas cavity caused by the release of mold gases during the
pouring is called as, it is basically called as, हमने कहा था ये आपकी ब्लो होल्स हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, इसे क्या कहते हैं अपन, सैंड ब्लोज कहते हैं एवरीबॉडी। सो ये क्या है आपके ब्लोज, बेसिकली ब्लो होल्स हैं, हम कह सकते हैं ये क्या है माय डियर गैसियस डिफेक्ट्स हैं, इनके भी हमने बिल्कुल अच्छे से बातें की हैं। यस, नाउ इज वेरी इजी क्वेश्चन, the process where the carbon from the outside is introduced, कार्बन को ऐड करना इन द सरफेस बाय स्टील कीपिंग द चारकोल एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। अरे भाई वाह, मैंने बात की थी केस हार्डनिंग का, हमने बात की थी माय डियर केस हार्डनिंग का, साफ साफ लिखा है इन केस हार्डनिंग द सरफेस इज हार्डन्ड व्हाइल कोर इज लेफ्ट सॉफ्ट एंड हार्डन सरफेस कॉल्ड केस। और हमने कहा था केस हार्डनिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप कार्बन और नाइट्रोजन के उसके ऊपर ऐड करो, या फिर मैं कह सकता हूं आप क्लियरली डायरेक्टली सरफेस के ऊपर मार्टिन सेट बनाओ। तो आप देख सकते हो आपको कुछ करना ही नहीं है सर, बिल्कुल सरफेस से क्वेश्चन पूछा है, क्या है आपका केस हार्डनिंग, ये पूरी बात हमने की है। और केस हार्डनिंग में सबसे पहला हमने देखा है कार्बोराइजिंग, जिसमें हमने देखा है कि आपका चारकोल है, आपका स्पेसिमेन है, कैसे केस हार्डनिंग होती है। मैं कह सकता हूं क्या विद द कार्बोराइजिंग का मतलब ये है कि आप कार्बन को ऐड कर रहे हो। बेसिकली हैव थ्री टाइप, सॉलिड कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग एंड गैस कार्बोराइजिंग। एक एक की हमने क्लियरली बातें यहाँ पे की है। तो केस हार्डनिंग इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमने क्लियरली आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, हमारे लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, एग्जैक्टली थ्योरी एग्जैक्ट योर आंसर। इट इज क्लियर, सो आई थिंक इट इज एग्जैक्ट सिमिलर मैच फ्रॉम अवर नोट्स। नाउ अगर हम बात करें द प्रोवाइड्स, कौन सा एंगल है इस प्रोवाइड द क्लियरेंस बिटवीन द ट्रायलिंग एज ऑफ टूल एंड द न्यूली जनरेटेड वर्कपीस। आप देख सकते हैं मैं जब आपको मेटल कटिंग पढ़ा रहा था, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मैंने कहा था आपको ये आपका वर्कपीस है, ये आपकी मशीन सरफेस है, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि आपका अनमशीन एटमॉस्फेरिक सरफेस है, और ये आपका साइड कटिंग एज है और ये आपका एंड कटिंग एज है। तो ये आपको एंगल पूछ रहा है, ये वाला है ना, द एंगल आपको ये पूछा जा रहा है एंगल, this angle is asked, so we know that it is basically what your end cutting edge angle। ये हमने क्लास में बहुत ही डीप में डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल ज्योमेट्री के साथ हमने डिस्क्राइब किया है सर what is the end cutting edge angle and what is the side cutting edge angle। तो आप देख सकते हैं, हम कह सकते हैं सर ये भी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में, या हम कह सकते हैं हमारे नोट्स में एग्जैक्टली मैच करता है। इट इज क्लियर, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct regarding the MIG welding, metal inert gas welding process? Spatter is a problem, electrode is in the form of wire and tungsten inclusion is a rampant defect। देखें यहाँ पे MIG welding की बात करें तो कहीं ना कहीं टंगस्टन को तो भूल ही जाओ, बिकॉज यहाँ पे टिग वेल्डिंग नहीं है, यहाँ पे MIG वेल्डिंग है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो तो इनकरेक्ट हो गया। ओके जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो तो इनकरेक्ट हो गया। इट इज क्लियर ना, बिकॉज टंगस्टन इंक्लूजन तो होगा नहीं, बिकॉज टिग वेल्डिंग नहीं है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड हमने नहीं यूज किया है। तो हम मिग वेल्डिंग में सर किसका इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? तो हमने यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है सर कि इन टिग वेल्डिंग आर्क इज मेंटेन बिटवीन द ऑटोमेटेड फीड कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। ये रहा आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का जो थर्ड वाला जो आप स्टेटमेंट है वो क्लियरली देख सकते हैं सर, या मैंने नोट्स में लिखा है, तो हम कह सकते हैं सर इलेक्ट्रोड इज इन फॉर्म ऑफ वायर, इन फॉर्म ऑफ वायर। देखो लिखा है ऑटोमेटिकली फीड कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड। तो आपका स्टेटमेंट जो है 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। 1 की बात करें, स्पेटर इज ए प्रॉब्लम। यस, स्पेटर की प्रॉब्लम हमेशा होती है अगर हम विड वेल्डिंग की बात करते हैं। तो कहीं के देखो मैंने यहाँ मेंशन किया है, दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग द थिकनेस अप टू 30 mm above which the spatter losses are very high। मतलब इस मिग वेल्डिंग में हम 30 mm तक का ही वेल्ड कर पाएंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर हम वेल्ड करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे वेल्ड पूल बड़ा होगा। अगर वेल्ड पूल ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे स्पेटर लॉसेस बनने लग जाता है, बिकॉज इट इज नॉट कोटेड इलेक्ट्रोड, इट इज व्हाट, इट इज सिंपली योर वायर टाइप इलेक्ट्रोड।
क्लियर ना। तो हमने देखा है स्पेक्ट्रल लॉसेस आर वेरी हाई, देखो क्लियरली मेंशन किया है मैंने, स्पेक्ट्रल लॉसेस आर वेरी हाई, तो यहाँ पे लिखा है स्पेक्ट्रल लॉसेस इज अ प्रॉब्लम, यस स्पेक्ट्रल लॉसेस इज अ प्रॉब्लम। तो विच वन इज द करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज वेरी वेरी करेक्ट। तो माय डियर जितना हमने डीप में पढ़ा है कॉन्सेप्ट को, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है माय डियर तो आपकी जो आपके नोट से बिल्कुल अलग हो। 95% तो बिल्कुल हम दावा करते हैं कि बिल्कुल हमारे नोट से आपका पेपर जो है सॉल्व हो सकता है क्लियरली, यस। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट बात करें, मोस स्केल इज यूज्ड टू मेजर द विच प्रॉपर्टी ऑफ ए स्टोन। अरे ये तो बिल्कुल हमारे जो आपका एमसीक्यू बुक है, जो आपकी एमसीक्यू बुक है जिसमें आपके 6500 प्लस क्वेश्चंस जो हैं, उसमें से जो मटेरियल साइंस का जो आपका चैप्टर है उसमें से क्लियरली आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। मोस स्केल इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग हार्डनेस, मोस्ट स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हार्डनेस। हम जब लेक्चर की बात करते हैं तो लेक्चर में भी हम इस चीज को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं कि मोस्ट स्केल क्या होता है। 1 से 10 तक हम नंबर के भी डिस्कस करते हैं, किस किस पर्टिकुलर नंबर पे कौन कौन सा आपका स्टोन रखा गया है। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम हार्डनेस जब टेस्ट करते हैं तो इस चैप्टर की सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मोस्ट टेस्ट क्या होता है, इट इज क्लियर। तो ये डायरेक्टली आपका जो EMH है वो हो चुका है, आपकी बिल्कुल जो बुक है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपको गिवन है, यस। कम टू नेक्स्ट वन, कास्टिंग इज अ टाइप ऑफ परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस। देखो परमानेंट से यहाँ पे इसका मतलब यह है कि किस कास्टिंग प्रोसेस में आप परमानेंट मोल्ड यूज कर रहे हैं, है ना। परमानेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि किस कास्टिंग में आप परमानेंट बेसिकली मोल्ड यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है स्ट्रेस कास्टिंग में क्या करते हैं, आप परमानेंट मोल्ड यूज करते हैं, जबकि आप देखें शेल कास्टिंग में आपका परमानेंट मोल्ड नहीं होता, वो आपका शेल कास्टिंग में जो मोल्ड होता है कहीं ना कहीं आपके सैंड प्लस मैं कह सकता हूँ क्या कुछ थर्मोसेटिंग रेजिन का मिक्सचर होता है, उसका आपका मोल्ड होता है। लेकिन आपको जो केविटी आपको कास्टिंग वापस निकालने के लिए उस मोल्ड को तोड़ना पड़ता है, मतलब वहां पे आपका परमानेंट मोल्ड नहीं है। मतलब शेल कास्टिंग इज नॉट अ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग, ये भी आपका परमानेंट नहीं है, बिकॉज जो आप बेसिकली इसमें मोल्ड बनाते हो, आप जो स्टोकोइंग करते हो, प्राइमरी कोटिंग करते हो, उसको वापस आपको तोड़ के बाहर फेंकना पड़ता है और कास्टिंग बाहर निकालनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं क्या आपका स्ट्रेस कास्टिंग में क्या करते हैं अपन परमानेंट मोल्ड यूज करते हैं, इसे हम परमानेंट डाई कास्टिंग भी कहते हैं, इट इज क्लियर ना। सो यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बुक में भी है, तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक्सपेंडेबल पैटर्न का, यहाँ पे पूछा है आपका परमानेंट मोल्ड का, इट इज क्लियर। सो अप्रोक्स सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चाएं आपके सामने करते हैं। सो नाउ कम टू नेक्स्ट वन, यस। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट to the tungsten inert gas welding process out of the given option। मीन्स ये टिग वेल्डिंग की बात कर रहा है। इन द टिग वेल्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, फ्लक्स इज यूज इन दिस प्रोसेस, नॉट फ्लक्स इज नॉट यूज बिकॉज इट इज नॉट द कोटेड इलेक्ट्रोड। अगर कोटेड इलेक्ट्रोड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको फ्लक्स की है ही नहीं, फ्लक्स है ही नहीं माय डियर वहां पे। तो यहाँ पे टिग पूछा है, हमारी बुक में मिग दे रखा है ना, बोथ आर द इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, बोथ आर द इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। यहाँ जो हम जो बेसिकली शील्डिंग इन्वायरमेंट बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, इनर्ट गैस का शील्डिंग इन्वायरमेंट बना रहे हैं, हम फ्लक्स का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। बोथ आर द क्वेश्चन फ्रॉम द इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे टिक पूछा है और हमने हमारी बुक में मिग दे रखा है, तो नो फ्लक्स रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर ना। यहाँ पे आपको पूछा है, यहाँ तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, लेकिन यहाँ पे पूछा है आपको विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज एक्जैक्टली द सेम क्वेश्चन एंड सेम माय डियर आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका मैच करता है, इट इज क्लियर। सो फ्लक्स इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, है ना, भले टिक हो चाहे भले मिग हो, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन स्टेनलेस स्टील इम्पार्ट द कोरोजन रेजिस्टेंस, कि भैया जो कोरोजन है आपका स्टेनलेस स्टील में कैसे हम अवॉइड करते हैं, क्या हम एलॉय मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, क्रोमियम एंड निकल अपन मिलाते हैं। सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो एमसीक्यू बुक में भी है हमारी। कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील इज इंक्रीज बाय व्हाट, क्रोमियम एंड निकल। और आपको क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि किस पर्टिकुलर विच इन स्टेनलेस स्टील इम्पार्ट द कोरोजन रेजिस्टेंस, आपको हो गया क्रोमियम, क्लियर ना। इट इज एक्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर क्या था यहाँ पे, क्रोमियम एंड निकल, आपको ओनली क्रोमियम यहाँ पे पूछा है, इज क्लियर। So now come to the next one. It's very easy question. Which one of the following gases cannot be used
अरे भाई कैन नॉट बी यूज एज शील्डेड गैस इन टिग वेल्डिंग। अरे भाई आप शील्डेड गैस बना रहे हो, उसमें ऑक्सीजन थोड़ी यूज करोगे। अगर वहां पे ऑक्सीजन आपने यूज कर दिया तो कहीं ना कहीं वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा उस वर्कपीस के साथ, तो ऑक्सीजन तो आप कतई यूज नहीं करने वाले हो। सेम क्वेश्चन देख लीजिए, अब आ जाइए सेम क्वेश्चन। द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द टिग वेल्डिंग प्रोसेस। कौन कौन सी भाई? एसिटिलीन है क्या, हाइड्रोजन है क्या, आर्गन है क्या, ऑक्सीजन है क्या? सर ऑर्गन। ऑर्गन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हम कह सकते हैं दीज आर द इनर्ट गैस, दीज आर द इनर्ट गैस। हीलियम, ऑर्गन आर द इनर्ट गैस जो कि हम यूज करते हैं किसमें? जो कि हम यूज करते हैं शील्डेड गैस में। अरे ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे तो ये तो कोई भी बता देगा सर ऑक्सीजन यूज, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए तो आप इनर्ट गैस का यूज करते हो, इट इज क्लियर ना। तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर, मतलब आपको यहां पूछा है कौन सा यूज नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। हम ऑक्सीजन यूज नहीं करने वाले हैं। हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बेसिकली हम हीलियम और ऑर्गन को ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। और सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो हमारी एमसीक्यू बुक में भी आपको दिखाई दे सकता है। सो नाइस ऑफ यू। सो बढ़ते हैं आगे। The cork and drag in the molding process are contained in a box are known as basically what? Your flask। इसे हम कहते हैं फ्लास्क। आप देख सकते हो द बॉटम मोस्ट फ्लास्क, हमारा क्वेश्चन भी है बॉटम मोस्ट फ्लास्क क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन ड्रैग बॉक्स। क्या बोलते हैं अपन? ड्रैग बॉक्स। तो कहीं ना कहीं हमने फ्लास्क को भी डिस्कस किया है एमसीक्यू बुक में। तो अगर आपने एमसीक्यू बुक भी अच्छे से लगी होगी तो ये क्वेश्चंस तो बड़े ही आसानी से आपसे बन जाएंगे। आप भले लेक्चर देख लो, आप एमसीक्यू बुक देख लो, या फिर आप क्रैश कोर्स देख लो, सब में हमने कंटेंट को इतना जबरदस्त रखा है सर कि आप जेई वाले किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाइए, आपको हमारे कंटेंट के बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यस, कम टू नेक्स्ट वन। So identify the correct statement pertaining to gas welding from among the given option। कि भैया गैस वेल्डिंग की चर्चाएं करें, अगर हम गैस वेल्डिंग की चर्चाएं करते हैं तो कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, हम देख लेते हैं। गैस वेल्डिंग टॉर्च टिप हैज सेपरेट होल्स फॉर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। गैस वेल्डिंग एम्प्लॉयज द नाइट्रोजन गैस। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हम यहाँ पे ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन यूज करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ देख चुका है, हम इस थ्योरी को भी देख चुके हैं। बेसिकली C2H2 एंड C2H2 हम यूज करते हैं, एसिटिलीन गैस एंड O2 यूज करते हैं। क्लियरली हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इनर कोन, आउटर कोन, सब कुछ बता जाता है आपको। गैस वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस। इट इज करेक्ट आंसर, बिकॉज हम कह सकते हैं क्या, बिकॉज यहाँ पे हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन काम लेते हैं, इसलिए ही इसे बोलते हैं अपन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर? तो हमने इस थ्योरी में बिल्कुल क्लियरली आपको डिस्क्राइब किया है कि विच गैसेस आर बेसिकली यूज इन योर गैस वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट की बात करें, इज अ यूनिक फेस ऑफ आयरन कार्बन सिस्टम। आयरन कार्बन सिस्टम की बात चल रही है। हैविंग द हार्डनेस जनरली इंड्यूस बाय क्वेंचिंग। अरे भाई बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बताया है कि वेरी फास्ट कूलिंग करेंगे तो परलाइट बनेगा। इन आई कैन से वेरी फास्ट परलाइट, वेरी फाइन परलाइट बनेगा तो ट्रोसाइट बोलते हैं अपन। इंटरप्टेड क्वेंचिंग करेंगे तो बेनाइट बनेगा, और अगर आपने वाटर क्वेंचिंग किया है तो आपका मार्टेनसाइट बनेगा। इट्स वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। क्लियरली आपको नोट्स में टेबल बनाई है, टेबल बना के लिखाया है। अगर वाटर क्वेंचिंग कर रहे हैं तो आपका मार्टेनसाइट बनेगा, दैट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। और यही आपको एग्जाम में पूछा है कि विट जनरली इंड्यूस बाय द क्वेंचिंग। क्वेंचिंग से क्या बनेगा? आपका मार्टेनसाइट बनेगा। आप देख सकते हो वाटर क्वेंचिंग, और ये आ गया आपका मार्टेनसाइट। मीन्स इट इज द एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम आवर नोट्स। क्लियर? नाउ come to next one. Yes, it is from the spot welding again. A distance spot welding operation is performed on two pieces 1.5 mm thick sheet steel using 12,000 ampere for a 0.20 second duration. The electrode are 6 mm in diameter at the containing surfaces. A distance is assumed to be 0.001 ohm. Calculate the heat generated in the process. जैसे देखिए हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और द सेम टाइम हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, H इज इक्वल टू वॉट? I² RT। हमने एग्जैक्टली इस डायग्राम को बनाते हुए एस को डिस्क्राइब किया था, और इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करवाया था इन द क्लास इटसेल्फ। मैंने कहा था ये क्वेश्चन करो, H इज इक्वल टू I² RT। यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला अगर पुट करते हैं, I² RT पुट करते हैं तो आपका आंसर आता है 2880 जूल्स। क्लियर ना? I हो गया आपका 12,000, I² R का मतलब हो गया डिस्टेंस, इट इज 0.001 ओम, एंड माय डियर T का मतलब हो गया आपका 0.20 सेकेंड। क्लियर? अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्लियरली आपका जो आंसर है वो विजिबल आपको होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वेरी इजी क्वेश्चन। डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू
casting getting solidified before the entry of the mold cavity? अरे भाई ये तो हमने जो कास्टिंग डिफेक्ट डिस्कस किए थे उसमें पहला ही था आपका पोरिंग मोल्टन मेटल डिफेक्ट। पहले हमने डिस्कस किया था मिश्रण याद आया कि नहीं माय डियर? यस, मिश्रण की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही क्या कर दिया, सोल्डिफाई कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। देखो लाइन लिखी है, द मोल्टन मेटल फेल्ड टू रीच टिल द एंड ऑफ कैविटी। हमने कोल्ड शेड को भी डिस्कस किया था, द बोथ आर द व्हाट पोरिंग मोल्टन मेटल डिफेक्ट्स। तो मिश्रण बिल्कुल क्लियर आपका आंसर आपको दिखाई दे रहा है एंड इट इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। सो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगे। और ये सब जो फोटोज हैं तो कहीं ना कहीं हमने जो पेड कोर्स है जेई वाला, उसमें हमने जो क्लासेस ले रखी हैं उससे ही आपके क्वेश्चन जो है वो बन गए हैं। तो यही हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए माय डियर कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके जेई एग्जामिनेशन के लिए मोर देन इनफ होता है। क्लियर? सो नाउ कम टू नेक्स्ट वन। वाह भाई वाह, क्वेश्चन है द स्टील हैविंग द कार्बन हैविंग बिटवीन 0.77% to 2.1% इज कॉल्ड एज। ये हो रहा आपका आयरन कार्बाइड फेस डायग्राम। हमने क्लियरली मेंशन किया, देखो यहाँ पे ए जोन, ये बी जोन, सी जोन, डी जोन, और जो बी है आपका 0.8 to 2.1%, बी को हम बोलते हैं हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। इट इज बेसिकली पिक्चर फॉर्म और क्रैश कोर्स ऑन मटेरियल साइंस जो कि निम्बस लर्निंग पे मैंने लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था, और पेड कोर्स में तो बिल्कुल हमने बताया था इस चीज़ को। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 0.8 से 2.1% बी वाला जोन है, और इसको बोलते हैं अपन हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। और सेम चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि 0.8 या मैं कहूँ 0.77 to 2.1% क्या बोलेंगे इसको अपन, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील हम इसे बोलते हैं, और क्लियरली आपको इस क्वेश्चन में भी गिवन है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील इज द करेक्ट वन। सो नाउ नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू अगेन मिग वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। सो देखिए थर्ड ऑप्शन, एसिटिलीन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। नो, it is not used for the MIG welding, it is used for your gas welding। तो थर्ड ऑप्शन तो क्लियरली गलत हो गया। ओके, थर्ड अगर गलत है आपका तो आपका कह सकते हैं डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ वायर, यस इट इज वेरी ट्रू, मैंने लिख रखा है द आर्क इंजन मेंटेन बिटवीन द ऑटोमेटिकली फीड कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस, इट इज वेरी ट्रू। क्लियर ना? तो ये ऑप्शन दे रखा है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज इन फॉर्म ऑफ वायर एंड माय डियर स्लैग इज फॉर्म इन द प्रोसेस। कहीं ना कहीं आपका ये ऑप्शन भी क्या होगा, आपका सही होगा। तो मैं कह सकता हूं सर बोथ ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर द करेक्ट। क्लियर? सो नाउ इसकी बात करें, आइडेंटिफाई द फीचर है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर। ये आपका गेटिंग सिस्टम है, मैंने कई बार बता रखा है, ये है आपकी पार्टिंग लाइन, ये आपका पोरिंग बेसिन, ये बेसिकली आपका हम कह सकता हूं कि स्किम बॉब हो गया, ये आपका कोर हो गया। क्लियर ना? और यहाँ पे जो आप देख रहे हो गेट जो है वो कहाँ पे, गेट कहाँ पे माय डियर, पार्टिंग लाइन पे है, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिंग लाइन गेट। और यही क्या है आपकी पार्टिंग लाइन, जहाँ पे कोप एंड ड्रग बॉक्स आपस में मिलन करते हैं माय डियर, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, पार्टिंग लाइन। हमने क्लियरली यहाँ पे भी हर एक चीज़ को हमने बताया है कि क्या होता है आपका पोरिंग बेसिन, क्या है स्टेनर, क्या है स्प्रू, क्या होता है ड्रैग, क्या होता है कॉप, और हमने पार्टिंग लाइन को भी यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ भी डिस्कस करते हैं, और कहीं ना कहीं जब गेट पढ़ते हैं उसमें भी हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर ना? तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स, सो आई कैन से इट इज़ क्लियरली विजिबल इन आवर नोट्स ऑल्सो। Which of the following is not usually used as a flux for the soldering? जब हमने सोल्डरिंग की बात की थी तो क्लियरली बताया था मैंने, फ्लक्स मटेरियल यूज्ड इज जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इट इज क्लियर ना? इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट यूजुअली यूज एज फ्लक्स मटेरियल ना। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लीड जो है, लीड आपका क्या है, सोल्डरिंग में फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल इज यूज्ड as your lead। क्लियर ना? इट इज नॉट फ्लक्स, तो यही पूछा है, नॉट फ्लक्स क्या होगा आपका, लीड होगा। और यही जो आपको स्टेटमेंट है वो क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली यूज द फ्लक्स। तो आप कह सकते हैं लीड जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैं कहूँ लीड जो हम फ्लक्स में यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट देख सकते हो, क्लियरली आपका नोट्स में भी ये क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कर रहा है। यस, सो कम टू द नेक्स्ट वन, Which one of the following shows the underfilled effect? जब हमने रेनफोर्समेंट की बात की थी, हमने कहा था कि रेनफोर्समेंट क्यों देते हैं सर, एक्स्ट्रा वेल्ड पुल हम, एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या हो, आफ्टर द श्रिंकेज
जैसे ही आपका जो आपका वेल्ड पूल है, जैसे ही वेल्ड बीड बनता है माय डियर, जैसे ही उसका श्रिंकेज होता है, जैसे ही वो सॉलिडिफाई बनता है, तो कहीं ना कहीं श्रिंक करता है। इसलिए हम एक्स्ट्रा मोल्ट मेटल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं अपन, रेनफोर्समेंट। इसे रेनफोर्समेंट बोलते हैं, इसे हम क्रोनिंग बोलते हैं। इट इज क्लियर। अगर हमने एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पे नहीं दिया होता तो कहीं ना कहीं आपका जो वेल्ड बीड है आफ्टर द श्रिंकेज यहाँ पे एक ऐसी कैविटी बना देता जिसे हम क्या कहते हैं, अंडरफिल। जिसे क्या कहते हैं माय डियर अपन, अंडरफिल। और ये डिफेक्ट भी हमने क्लियरली आपके क्वेश्चन में बता रखा है, या मैं कहूँ आपके नोट्स में क्लियरली मैंने ये पॉइंट भी आपको लिखवा रखा है। सो हम कह सकते हैं ये भी जो क्वेश्चन है वो आपके नोट से ही आ चुका है। तो हम कह सकते हैं माय डियर कि यहाँ पे 95% क्वेश्चन जो हैं वो एग्जैक्टली आपके मैच कर रहे हैं विद आइदर फ्रॉम द एमसीक्यू बुक, आइदर फ्रॉम द मैं कह सकता हूँ क्या, अवर नोट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस। यही हमारा एक एम था आपको बताने का कि हमारे नोट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है और कहीं ना कहीं जेईई एग्जामिनेशन के लिए हमारे नोट्स जो हैं वो मोर देन इनफ है। सो बिलीव कीजिए हमारा जो कंटेंट है इट इज मोर रिलायबल फॉर द जेईई एंड एई एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.